नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 5 सवालों के जवाब कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल, साइक्लोन बिपरजॉय का मतलब क्या है। नंबर 2 पर मौजूद है, समुद्री तूफ़ानों के नाम किस तरह रखे जाते हैं और कौन रखता है। और नंबर 3 पर मौजूद है, साइक्लोन या समुद्री तूफ़ान कैसे बनते हैं। नंबर 4 पर मौजूद है, समुद्री तूफ़ान तबाहकुन क्यों होते हैं। और नंबर 5 पर मौजूद है, पाकिस्तान और इंडिया के कौन से इलाके बिपरजॉय से मुतासिर हो सकते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि साइक्लोन बिपरजॉय का मतलब क्या है। साइक्लोन का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश की जानिब से रखा गया है, जिसका बंगाली में मतलब है तबाही या कुदरती आफत। पाकिस्तान और इंडिया के महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की जा चुकी है कि ये समुद्री तूफ़ान अगले चंद घंटों में इंतहाई शदीद शक्ल इख्तियार कर जाएगा और पाकिस्तान और इंडिया के साहिलों के साथ टकराएगा। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में इसकी वजह से अरेबियन सी में हवाएं 155 से 165 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और आगे बढ़ते हुए हवा की रफ्तार 190 किलोमीटर फ़ी घंटा तक जा पहुंच सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के वेदर फोरकास्ट के मुताबिक ये साइक्लोन आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई मजबूत होता जा रहा है और पाकिस्तान और इंडिया के साहिलों के साथ टकराएगा, जिसमें गुजरात और कराची शामिल हैं। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समुद्री तूफ़ानों के नाम किस तरह रखे जाते हैं और कौन रखता है। समुद्री तूफ़ानों के नाम रखने के हवाले से साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक पैनल है, जिसे पैनल एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी PTC कहा जाता है। नाज़रीन, इस पैनल में पहले 7 ममालिक थे, जिनकी तादाद बढ़कर अब 13 हो गई है, जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं। नाज़रीन, साल 2004 से पहले तूफ़ान के इस तरह के नामों की कोई रवायत नहीं थी जिस तरह आज इनके नाम रखे जाते हैं। माजी में समुद्री तूफ़ानों को इनके नंबर से याद रखा जाता था। जैसा कि 1999 में एक साइक्लोन पाकिस्तान के शहर मदीन और ठट्टा से टकराया। इसका नाम 02A था, जो इस सीज़न का अरेबियन सी का दूसरा तूफ़ान था। बाद में PTC में तमाम ममालिक के महकमा मौसमियात के दरमियान ये तय पाया कि तूफ़ानों के ऐसे नाम होने चाहिए जो याद रखने और बोलने में आसान हो। PTC के रुकन ममालिक के दरमियान ये बात तय पा गई कि हर मुल्क बारी बारी समुद्रों को एक नाम देगा। इस तरह 2004 में एक फहरिस्त बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और इसमें तूफ़ानों के जो नाम तजवीज़ किए गए, इनको इस्तेमाल किया गया। इस सिलसिले में तमाम ममालिक को यह हक दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से साइक्लोन को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह बांग्लादेश की तरफ इस साइक्लोन का नाम बिपरजॉय रखा गया। याद रहे कि तूफ़ान के नाम रखने के लिए PTC में शामिल तमाम रुकन ममालिक को अल्फ़ाबेटिकली अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ, यानी साइक्लोन या समुद्री तूफ़ान कैसे बनते हैं। साइक्लोन गर्म हवा की वजह से जन्म लेते हैं और एक गोल दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। ऐसे तूफ़ान अपने साथ काफ़ी तेज़ हवाएं और बारिश लाते हैं, जो समुद्रों के गर्म पानी के ऊपर जन्म लेकर आगे बढ़ते हुए शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। नाज़रीन, जब समंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसकी हिद्दत में कमी आती है और ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसे ज़्यादा दबाव का इलाका कहा जाता है। जैसे जैसे ये हवा बुलंद होती है, समुद्री सतह के करीब हवा में कमी होती है। इसे कम दबाव वाला इलाका कहते हैं। इस कम दबाव वाले इलाके की जानिब खला को पुर करने के लिए हवा हरकत में आती है, जो गर्म होकर एक गोल दायरे की सूरत में घूमती है। ऐसे समुद्री तूफ़ान जो घूमते हैं, इनका सेंटर पॉइंट ज़रूर होता है। इसे तूफ़ान की आँख यानी आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक पुरसुकून हिस्सा होता है, बिल्कुल खामोश हिस्सा होता है और इसमें पानी की कोई हरकत नहीं होती। यहाँ हवा का दबाव कम होता है और इसी पॉइंट के गिर्द तूफ़ान घूमता है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ कि समुद्री तूफ़ान इतने तबाहकुन क्यों होते हैं। पानी की सतह पर सफ़र के दौरान समुद्री तूफ़ान की शिद्दत बढ़ती है। इसकी वजह यह है कि इस तूफ़ान के ऊपर मौजूद गर्म हवा ईंधन का काम करती है। जैसे जैसे ये गर्म हवा बुलंद होती है, इसकी वजह से मुतबादिल हवा जगह ले लेती है और इसी से तूफ़ान या साइकिल बनता है, जो एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर जाता है। जैसे जैसे ये समुद्री तूफ़ान ज़मीन के करीब पहुँचते हैं तो इनकी शिद्दत में कमी आती है, क्योंकि वो गर्म पानी पर सफ़र नहीं कर रहे होते और इसीलिए इनका ईंधन कम हो जाता है। इसके बावजूद ये तूफ़ान तेज़ रफ्तार हवाओं और बारिश से काफ़ी नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं।
یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ سمندری طوفان کتنا طاقتور ہوگا اور زمین کے کس حصے سے ٹکرائے گا، لیکن ناظرین ان سائیکلون کی ڈائریکشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور وقت سے پہلے تیاری کی جا سکتی ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ ایسے علاقے جو ساحل کے قریب ہوں وہاں عمارات کی تعمیر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سمندری طوفان سے ان کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی ان علاقوں میں سائرن کے ذریعے مقامی افراد کو خبردار کر دینا چاہیے۔ چند ممالک میں شہریوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ضروری سامان پہلے ہی خرید لیں، جس میں گندم، خوراک، پانی اور دوسری ضرورت کی اشیاء شامل ہیں۔ ناظرین، اب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، جو یہ ہے کہ سمندری طوفان سے پاکستان اور انڈیا کے کون کون سے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اگر پاکستانی علاقوں کی بات کی جائے تو اس میں ٹھٹھہ، سجاول، مدین، تھرپارکر، میر پور خاص اور عمر کوٹ کے اضلاع شامل ہیں، اور اگر انڈین علاقوں کی بات کی جائے تو اس میں کچھ، جام نگر، راجکوٹ، جوناگڑھ اور موربی کے اضلاع شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گجرات میں قومی اور ریاستی فورسز کی 1 درجن ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، اگر اس سائیکلون کے نقصانات کی بات کی جائے تو اس سے کچی عمارات اور سولر پینل جیسی اشیاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، اس سائیکلون کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے آپ زوم ارتھ کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ سائیکلون کس جگہ پر موجود ہے اور کس کس علاقے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کیپٹل گوسپ کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔